हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। 12th बायोलॉजी का आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मनुष्य के शरीर से संबंधित है ना। इस चैप्टर क्योंकि हम इस यूनिट में प्रजनन के बारे में पढ़ रहे हैं और ये इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर की डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 3 है ना, मनुष्य में प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा, प्रजनन में हमने पढ़ रखा है कि दो युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उनसे युग्मकों के मिलने से एक युग्मनज बनता है और उससे एक जाइगोट बनता है ना। तो एक युग्मक होता है नर और एक मादा। ठीक है, नर और मादा होते हैं। नर और मादा से क्या बनते हैं? नर से नर युग्मक बनता है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, और मादा से मादा युग्मक बनता है ना। मेल से मेल गेमेट और फीमेल से फीमेल गेमेट बनता है ना। ऑब्वियसली इनमें कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर है ना। मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन युग्मकों के अंदर है ना, यहाँ पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है ना। मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। ठीक है, इन गुणसूत्रों इन युग्मकों में आपस में क्या होता है? निषेचन की एक क्रिया होती है ना, फर्टिलाइजेशन। दो युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के बाद ये वापस क्या होता है? 46 मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम इसके बन जाते हैं। ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और इसी युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है ना। और यही भ्रूण क्या होता है? वृद्धि करके शिशु बनाता है ना। तो ये एक प्रोसेस होती है मनुष्य में है ना, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने की, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रजनन क्षमता बोलते हैं मनुष्य की। तो मनुष्य में प्रजनन हम जो बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी के बुक्स में या हमारे सिलेबस में, उसमें 3 घटनाएं है ना, 3 घटनाएं। एक है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, इसको इंग्लिश में बोले जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड है निषेचन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा है हमारा निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो ये 3 इसके चरण हैं, 3 घटनाएं। इन 3 घटनाओं में हमें इसकी स्टडी करनी है। देखिए ये घटना यहाँ पर साफ तरीके से दिख रही है। एक है हमारी पहली वाली घटना निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए यहाँ पर हो रहा है आपका निषेचन है ना, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? निषेचन। ये घटना यहाँ पर हो रही है। तो एक तो इसके बाद वाली घटना जिसको क्या बोलेंगे? निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पश्च घटना में क्या हो रहा है? युग्मनज के बाद में भ्रूण बन रहा है ना, जाइगोट के बाद में भ्रूण बन रहा है, भ्रूण से क्या बन रहा है? शिशु बन रहा है। तो ये हमारी तीसरी घटना है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो घटना है वो तीसरी घटना है, और ये हमारी दूसरी घटना है। उसके पहले क्या हो रहा है? उसके पहले युग्मक बन रहे हैं, और युग्मक कहाँ से बनते हैं? नर और मादा से। तो ये हमारी निषेचन पूर्व घटना है ना। तो इसकी 3 स्टेप हैं, उन तीनों स्टेप को स्टडी करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली घटना, निषेचन पूर्व घटना। ये नोट कर लीजिए आप वीडियो को रोक कर। चलिए क्लीन कर दें इसको, चलिए क्लीन कर देते हैं। अब निषेचन पूर्व घटना में हमें नर और मादा के जनन अंगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और युग्मक का निर्माण कैसे होता है उनमें पढ़ना पड़ेगा है ना। तो ए वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना है?
सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें प्रजनन अंग, प्रजनन अंग, है ना। तो प्रजनन अंग हमें नर का भी पढ़ना पड़ेगा और मादा का भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में इन अंगों से युग्मक कैसे बनते हैं, है ना, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी युग्मक भी दो, नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक बनने की क्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। और नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु, नर युग्मक को बोला जाता है शुक्राणु, है ना। ये नर का युग्मक है और ये बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, है ना, नर युग्मक बनने की क्रिया शुक्राणु जनन होगा, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और क्या बनेगा, स्पर्म्स बनेगा, शुक्राणु बनेगा, ठीक है। और मादा में यह घटना होगी तो मादा का युग्मक बनेगा, मादा का युग्मक बनेगा। तो इसको बोला जाता है अंड जनन, अंड जनन, oogenesis। और अंड जनन की क्रिया से क्या बनता है, अंडाणु बनता है, अंडाणु बनता है, ठीक है। अब शुक्राणु जनन कहाँ पर होता है और शुक्राणु किस प्रकार से बनता है, ठीक है। अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है और अंडाणु किस प्रकार से बनता है ना। देखिए हम जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट आपस में निषेचन करेंगे तभी क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा, ठीक है, नए जीव का जन्म होगा। तो ये जो युग्मक बनेंगे, इन युग्मक का, मनुष्य का जो नर युग्मक होता है उसको शुक्राणु बोला जाता है, स्पर्म बोला जाता है। और मादा को जो मादा युग्मक होता है उसको अंडाणु बोला जाता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी होती है, मतलब n होती है ना। n को रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना, हैप्लॉइड को। अगर 2 है तो वो डिप्लॉइड है, मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर युग्मक। तो नर युग्मक पढ़ने से पहले हमें नर जनन अंग को पढ़ना पड़ेगा कि नर का कौन सा शरीर का अंग है जहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। देखिए हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें एक बात बोली थी कि जहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है वहाँ पर लैंगिक प्रजनन होना तय है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है ना, केवल कहाँ होता है, जनन कोशिका के अंदर ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बात आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है ना, कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो केवल जनन कोशिका में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नर का जनन अंग, ये नोट कर लीजिए आप। यहाँ बच्चों देखो हमारे पास नर जनन अंग है, हम पहला जनन अंग पढ़ रहे हैं, नर का जनन अंग, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसको अलग अलग पार्ट में समझते हैं, है ना, जैसा बताया जा रहा है उसी प्रकार से आप नोट करें। नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। कई बार यहाँ पर हिंदी में नर जनन तंत्र का यूज़ किया जाता है, तो जब तंत्र का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिस्टम लिखते हैं, अंग का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ऑर्गन लिखते हैं, ठीक है। दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। तो नर जनन अंग को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है प्राथमिक अंग, है ना, इसमें भी दो टाइप्स दिए गए हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक प्राथमिक अंग है जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, और दूसरा है सहायक अंग, एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये सहायता करते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक अंग में वृषण आता है, टेस्टिस आता है ना, क्योंकि हमें मुख्य हमारा जो युग्मक होता है, तो युग्मक कहाँ पर उसका निर्माण कहाँ होता है, वो प्राइमरी होता है। तो युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, वृषण के अंदर होता है, जिनको टेस्टिस बोला जाता है। और ये अंग क्या करते हैं, फिर देखिए उसमें बनने के बाद में युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो युग्मक को यहाँ से मादा के शरीर में पहुँचाने के लिए कुछ ग्रंथियाँ, कुछ नलियाएँ उसमें सहायता करती हैं, तो उनको बोला जाता है सहायक अंग। जैसे कि हमने पुष्प में पढ़ा था, पुष्प में एक प्राथमिक अंग थे, है ना, मुख्य अंग,
मुख्य अंग कौन से थे, जायंग और पुमंग, और सहायक अंग थे कौन कौन से, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो प्राथमिक अंग और सहायक अंग, सहायक अंग को द्वितीयक अंग भी बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी बोला जाता है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी बोला जाता है। तो सहायक अंग में सहायक नलियाँ आती है ना, इसको भी हम दो पार्ट में सहायक नलियाँ आती है ना, एसेसरी डक्ट बोला जाता है इनका, एसेसरी डक्ट, और एक सहायक ग्रंथि आती हैं, एसेसरी ग्लैंड, है ना। नलियाँ क्या करती हैं, शुक्राणुओं को शरीर से बाहर ले जाती हैं मादा के शरीर तक, और कुछ ग्रंथियाँ उसमें सहायता करती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इन सब अंगों के बारे में। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। यहाँ पर वृषण है, ठीक है, वृषण है, और यहाँ पर देखिए शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर होता है। यहाँ पर शुक्राणु के अंदर, सॉरी, वृषण के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर शुक्राणु यहाँ से होते हुए, है ना, इसको वास डिफरेंस बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी, और ये दो होती है ना, क्योंकि दो वृषण होते हैं इसलिए शुक्र वाहिनियाँ भी कितनी होती हैं, दो होती है। तो वास डिफरेंस के माध्यम से ये यहाँ होते हुए यहाँ जाता है। यहाँ पर होती है सेमिनल वेसिकल, है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है शुक्राशय। आप नाम नोट करते रहे हिंदी में, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है ना, शुक्राशय। तो शुक्राशय से कुछ दूधिया पदार्थ, है ना, कुछ दूधिया पदार्थ जिसमें लैक्टोज, फ्रक्टोज और कुछ प्रोटीन होता है ना, वो भी शुक्राणु के साथ में। तो शुक्राणु जब यहाँ पर बन जाते हैं स्पर्म्स, तो वो यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करते हैं इस तरीके से, इस नलिका के माध्यम से यहाँ तक आते हैं, है ना। और यहाँ से क्या होता है, फिर जो सेमिनल वेसिकल होता है शुक्राशय से, यहाँ पे कुछ पदार्थ, दूधिया रंग का पदार्थ जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज और कुछ प्रोटीन होता है, वो इसके साथ में मिल जाता है। जहाँ पर ये मिलते हैं, है ना, ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है ना, यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, तो ये भी यहाँ पर पास में रहता है। यहाँ ये शुक्राशय और ये दोनों नलियाँ जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं पोस्टेट ग्लैंड, है ना। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है पोस्टेट ग्लैंड, ये पूरी जो इनको घेरे रहती है, जो रेड कलर से मैंने प्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे होती है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये लुब्रिकेशन बनाती है ना, चिकनाई बनाने में सहायता करती है। तो ये भी एक ग्रंथि है ना, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। यहाँ से जो शुक्राणु है ना, वो बाहर निकलता है, ठीक है, शिश्न के माध्यम से, ठीक है। ये जो वृषण होता है, वृषण को जिस थैली में, है ना, जो स्किन रहती है बाहर, वृषण की जो स्किन होती है जिसके अंदर वृषण रहता हुआ, लटका हुआ, उसको बोला जाता है स्क्रूटम, है ना। स्क्रूटम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, वृषण होता है ना। चलिए उसके बाद में वृषण का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वृषण को हमने इसका टीएस सेक्शन काट कर हमने इसको बड़ा करके देखा, तो इसमें इस प्रकार की कुछ कोशिकाएं होती हैं, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वृषणीय पिंडक। इस प्रकार से ये लगभग 200 से 250 होते हैं, एक वृषण के अंदर 200 से 250 क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, वृषणीय पिंडक होते हैं, है ना। हमने अभी 3 ही बनाए यहाँ पर, तो इसी प्रकार से बाकी सभी भी होते हैं। अगर इनको देखा जाए तो इनके अंदर अंतराली कोशिका होती है बीच बीच में, और यहाँ पर जो रेड कलर में आपको कोशिका दिख रही है उसको बोला जाता है शुक्रजन कोशिका, स्पर्मेटोसेल, शुक्रजन कोशिका, स्पर्मेटोसेल। ये जो रेड एक संरचना दिख रही है आपको, है ना, इसके अंदर ये वाली, इसको बोला जाता है शुक्रजन कोशिका, और इसके बीच में जो खाली स्थान रहता है इसको बोला जाता है अंतराली कोशिका, है ना, लीडिंग सेल बोला जाता है, अंतराली कोशिका। दोनों के अलग अलग कार्य हैं। अंतराली कोशिका की बाद में हम बात करते हैं। पहले शुक्रजन जो कोशिका होती है, जो एक धागे के रूप में होती है ना, धागे के रूप में गुच्छे के माध्यम से होती है, उसको हम बड़ा करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से, है ना। तो हमने इसको निकाला और यहाँ पर हमने इसको देखा, देखिए ये एक धागा है, फॉर एग्जाम्पल ना, एक धागा है, इसको हम यहाँ से काट कर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सामने वाला हिस्सा, ठीक है, सामने वाला हिस्सा। तो हमने इसको यहाँ से निकाला और इसको कट करके देखा, ये वाला इसका फ्रंट वाला हिस्सा। तो इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, शुक्रजन कोशिका, है ना, इसको बोला जाता है शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और एक होती है सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, हिंदी में भी इसको सर्टोली कोशिका ही बोला जाता है।
और यहीं पर हमारे युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक कौन सा? नर का युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु होता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका ये हमारा नर जनन अंग था पूरा, है ना। अब इसके आगे जब हम स्टडी करेंगे, हाँ यहाँ पर एक बात और बता दो, अंतराली जो कोशिका होती है लीडिंग सेल, लीडिंग सेल का काम होता है, नर का एक हार्मोन्स होता है ना, नर हार्मोन्स होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे लिख देते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है ना। ये नर का लैंगिक हार्मोन से है ना। तो ये जो लीडिंग सेल होती हैं ये इसको स्त्रावित करती है ना, ये इसको स्त्रावित करती है। कौन? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ होती हैं, है ना, ये शुक्र जनन कोशिका इनके आसपास में होती है जिसको अंतराली कोशिका लीडिंग सेल बोला जाता है। और ये लीडिंग सेल क्या करती हैं, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो नर जनन हार्मोन्स होता है, एक तो इसका स्त्रावण करता है और एक और हार्मोन्स होता है एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन्स, इन दोनों का ये स्त्रावण करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये हमारा था नर जनन अंग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है ना। अभी हमने केवल इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब इस कोशिका के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया हैं ये किस प्रकार से एक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। Human reproduction. Reproduction can be defined as the production of one or more offsprings by an existing organism. This capacity has enabled the origin and propagation of various forms of life on Earth. Reproduction involving two distinct sexes is the characteristic feature of all forms of life and has played a prominent role in the origin of species and diversity of life by bringing together many characters, giving rise to entirely new organisms. The primary function of sex is to contribute gametes, and the primary sex characters are the gonads, testes in male and ovaries in females. Fertilization is internal and fetus develops inside the uterus of the mother viviparous. Female reproduction system is extremely modified to enable internal fertilization and maintenance of pregnancy. Sperm's formation continues even in old men, but formation of ovaries ceases in volume around the age of 50 years. 3.1. The male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory duct glands and the external genitalia. It consists of a pair of testes lodged in an integumentary pouch, the scrotum. Initially, they are abdominal. However, as the development proceeds, they descend down into the scrotum. It has been proved that this adaptation enables regulation of internal temperature of the testes higher than body temperature, which is essential for their normal functioning. In adults, each test is oval in shape, with a length of about 4 to 5 cm and a width about 2 to 3 cm. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. Each lobule contains 1 to 3 highly somniferous tubules in which sperms are produced. Many such seminiferous tubules after exit again from a complex network of tubular system known as retitestes. Small ducts from retitestes again unite to form a large convoluted duct called as epididymis, in which sperms are stored. Epididymis continues into vas deferens, which carry sperms away from the testes. Vas deferens
after curving back over lower abdominal area, enlarged to form ampulla, in which opens a coiled tube with circulated walls. This is the seminal vesicle. It is supposed to perform nutritive function by providing fructose and other nutrients to maintain vitality of sperms. By the union of seminal vesicular ducts and vas deferens, a short canal is formed. It is called as ejaculatory duct, which further unites with the ureter to form a common passage, the urethra, which opens to outside of the body through the penis. Seminiferous tubule is lined on its inside. अब हम शुक्राणु जनन को पढ़ेंगे, है ना। शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमने देखा कि जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है ना, उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, है ना, 200 से 250 के आसपास। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर शुक्र जन कोशिकाएं होती हैं। शुक्र जन कोशिकाओं स्ट्रक्चर भी देखा। शुक्र जन कोशिकाओं के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, और एक होती है सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनोस जो गोनिया सेल हैं उसको पोषण, उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम कौन करता है, सर्टोली कोशिका करती है ना। और युग्मक बनाने का काम कौन करेगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल करेगी। और युग्मक कौन सा हमारा, शुक्राणु है। तो शुक्राणु बनने की क्रिया, है ना, वृषण के अंदर शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन बोला जाता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक स्पर्मेटोगोनिया सेल, इसी को क्या बोलते हैं हम, जनन कोशिका बोला जाता है। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि जनन कोशिका ही, जनन का जो जनन अंग होते हैं उनमें जो जनन कोशिका होती है वही युग्मकों का निर्माण करते हैं, और उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये हमारी क्या है, जनन कोशिका है। कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया। आइए देखते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया, एक कोशिका से 4 शुक्राणु किस प्रकार से फॉर्म करते हैं। तो ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल है ना। ये जितने भी प्रोसेस यहाँ हम अभी लिखने वाले हैं वो सब इस कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है ना। तो ये एक कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आदि नहीं होती है। तो अभी हमारे यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं वो कितने हैं, 2n है ना। और यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन। ठीक है, विभाजन नहीं लिख रहा हूं मैं, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होने के बाद में 2 कोशिका बनती हैं। ये जो कोशिका आती है इसको बोला जाता है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, है ना। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल। ठीक है, इस प्राथमिक शुक्रजन कोशिका के अंदर विभाजन होता है और एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। और ये जो विभाजन होता है ये कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको क्या बोला जाता है, मियोसिस बोला जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या क्या आ गई, आधी रह गई। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है ना, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, मियोसिस फर्स्ट होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको प्रथम अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है ना। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है ना, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट होता है। और इसके बाद में जो कोशिका बनती हैं उसको बोला जाता है प्राथमिक शुक्र जनन, द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका। द्वितीयक शुक्र जन कोशिका है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिका। ठीक है, फिर ये जो द्वितीयक शुक्रजन कोशिका उसमें फिर विभाजन होता है और फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है।
गुणसूत्रों की संख्या n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n। इसको बोला जाता है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। इसको बोला जाता है मियोसिस सेकेंड मियोसिस होता है, ठीक है। प्राथमिक में मियोसिस हुआ फर्स्ट बार तो द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बनी, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये जो बने हैं इनको बोला जाता है स्पर्मेटिड्स, है ना, स्पर्मेटिड्स। ये सभी क्या हैं, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद में इनसे क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। इनसे क्या बनते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का संरचना इस प्रकार से होता है, उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एक जनन कोशिका है, ठीक है, एक जनन कोशिका है, उससे एक स्पर्मेटोगोनिया जो कोशिका है उससे कितने, 4 शुक्राणु होते हैं, ठीक है। 4 शुक्राणु बनते हैं जिनमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है, 23 होते हैं, क्लियर। और ये प्रोसेस जो होती है इसको बोला जाता है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, क्लियर। देखिए अब हम इस शुक्राणु की संरचना को समझते हैं, है ना। बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, एक शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम आइए समझते हैं कि एक शुक्राणु में कितने भाग होते हैं, उस भाग को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, और वो क्या वर्क करता है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इतना। तो हेडिंग डालिए शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, है ना। एक शुक्राणु की संरचना को हम समझते हैं। तो शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है उसको हेड बोला जाता है, ठीक है। तीन भाग होते हैं इसके। पहला ये वाला जो भाग होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर, धड़ बोला जाता है, और तीसरा होता है पूंछ, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हेड बोला जाता है, सिर, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है मध्य वाला, इसको मिडिल पार्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है पूरा, इसको बोला जाता है टेल, ठीक है, पूंछ। और यहाँ पर इस वाले मध्य वाले भाग में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है ना। और हमने कई बार पढ़ रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का ग्रह, है ना, पावर हाउस बोला जाता है। तो जब ये शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करता है तब ये गति करता है ना, तब ये गति करता है। ये जो भाग है इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा ग्रह, है ना, इससे एनर्जी निकलती है। ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है एक्रोसोम, एक्रोसोम, है ना। कई बार एक्रोसोम के कार्य पूछे जाते हैं। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्र के, ठीक है। तो ये शुक्राणु का एक्रोसोम वाला जो भाग होता है सबसे आगे होता है। देखिए जब ये मादा के अंडाणु के पास जाएगा तब ये जब यहाँ पे अटैच होगा इससे, है ना, मादा के अंडाणु के पास, तो इसकी जो भित्ति रहेगी उसको गलाने के लिए, उसके गलाने के लिए यहाँ पर ये एक रसायन का स्त्रावण करेगा, है ना। ये एक्रोसोम ये इसको स्त्रावण करेगा रसायन का, और ये गल जाएगी और ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो एक्रोसोम ये कार्य करता है। इसके बारे में हम जब निषेचन पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका जो सिर होता है उसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। बीच वाला भाग होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं,
जब ये शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करता है तो ये क्या करते हैं, इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना, ऊर्जा एनर्जी देते हैं, क्योंकि इसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। कोई सी भी चीज़ मूव कब करती है, जब उसको ऊर्जा दी जाती है। ये वाली जो पूंछ होती है ना, पूंछ का उपयोग क्या करता है, चलने के लिए करता है। जैसे जैसे पूंछ हिलाएगा, है ना, तो ये आगे बढ़ेगा। जैसे कि हेलीकॉप्टर में 2 पंखे होते हैं, है ना, एक तो ऊपर जो इसका वजन झेलता है और पीछे एक छोटा सा पंखा होता है। तो ये तो इसका वजन झेलता है, लेकिन ये जो छोटा सा पंखा इसको धक्का देता है, ठीक है। तो ये पूंछ जब हिलती है तो ये शुक्राणु आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है ना, मानव नर जनन तंत्र क्या होता है। उसके बाद में हमने वृषण की संरचना पढ़ी, है ना। उसके बाद में जनन कोशिका के बारे में पढ़ा, जनन कोशिका में किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो 4 शुक्राणु बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, उसमें कितने डिवीजन होते हैं, कितने विभाजन होते हैं, कौन कौन से विभाजन होते हैं, वो हमने पढ़ा। उसके बाद में जो मानव का जो शुक्राणु है, उस शुक्राणु के बारे में भी हमने पढ़ा। तो शुक्राणु के 3 पार्ट होते हैं, सिर होता है, धड़ होता है, ये मध्य भाग भी बोला जाता है, कई बार इसको मध्य भाग भी बोला जाता है, और पूंछ होती है, ठीक है। यहाँ पर आगे एक्रोसोम होता है जो इसकी लेयर को गलाने का काम करता है, और बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो युग्मक है। कौन सा, नर युग्मक है, ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, आधी है। उसके बाद में यहाँ पर ये इसके मिडिल पार्ट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसको ऊर्जा प्रदान करती है, और पूंछ क्या होती है, इसको सहायता करती है। बच्चों, आपके लिए बायोलॉजी के लेक्चर हेल्पफुल हो सके इसलिए हमने 3D एनिमेशंस के कुछ वीडियो इसमें ऐड किए हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये सारी विधियाँ समझ में आ जाए। वीडियो जो हमारा विजुअल होता है ना, मनुष्य की प्रवृत्ति होगा कि वो अगर वो कोई चित्र देखता है तो उसको जल्दी याद हो जाता है। तो हमने इसलिए इन वीडियो के साथ में जो एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, उसको भी ऐड किया है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम हर वीडियो में, हर लेक्चर में इस प्रकार की वीडियो ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल। Sperm develop in the seminiferous tubules of the testes. Primordial sperm cells, called spermatogonia, lie dormant in the outer compartment of the tubules from the late fetal period until puberty. At puberty, the spermatogonia undergo mitotic divisions, giving rise to genetically identical cells. The cells grow gradually into primary spermatocytes, preparing to divide into cells half their size. Each of these primary spermatocytes undergoes a first meiotic division, forming 2 smaller haploid cells known as secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes divide once more, giving rise to 4 haploid cells called spermatids, containing exactly half of the father's genetic material. Through a process known as spermiogenesis, the spermatids change shape, transforming into mature sperm cells. The spermatid's nucleus condenses, the acrosome appears, and the tail begins to grow. Much of the cytoplasm is shed. As spermiogenesis completes, the sperm cells break free from the Sertoli cell lining of the tubules into the lumina. The sperm cells are then stored in the epididymis, where they functionally mature.